दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। और दोस्तों ये जो स्टोरी है ये इसको एक बार मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो में साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो वो ठीक से कवर नहीं हो पाई थी, तो इसलिए इसे मैं आज दोबारा लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सुनकर बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टू फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ? द टू फ्रेंड्स मतलब कि दो दोस्त। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस टू बेस्ट फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। जब किसी भी वाक्य में वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो तो वहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। क्योंकि ये जो वर्ड है फ्रेंड्स ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, द टू बेस्ट फ्रेंड्स मतलब दो बहुत अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त, वर वॉकिंग वो चल रहे थे, वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट और डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, मरुस्थल। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार दो दोस्त एक रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे। चलिए आगे देखिए। ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी। क्या मतलब हुआ? ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी मतलब कि जो जर्नी का मतलब है यात्रा के किसी बिंदु पर। ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ जर्नी मतलब यात्रा के बिंदु के दौरान, किसी बिंदु के दौरान। दे हैड एन आर्गूमेंट। दे हैड एन आर्गूमेंट, आर्गूमेंट नाउन है जिसका मतलब होता है बहस। दे हैड एन आर्गूमेंट, उनकी बहस हो गई। एंड वन फ्रेंड स्लैप्ड द अदर वन ऑन द फेस। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? एंड वन फ्रेंड और एक दोस्त ने स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, चाटा मारना, और ये सेकंड फॉर्म है। स्लैप्ड द अदर वन मतलब एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया ऑन द फेस, चेहरे पर। द वन हु गॉट स्लैप्ड वॉज हर्ट। और दोस्तों यहाँ पर ये जो हु है एक रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पर ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? द वन हु गॉट स्लैप्ड मतलब कि वो वाला जिसे थप्पड़ लगा था। वॉज हर्ट मतलब उसको चोट लगी। बट डिड नॉट से एनीथिंग। और ये जो वाक्य है हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या मतलब हुआ? बट डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द वन हु गॉट स्लैप्ड वॉज हर्ट बट डिड नॉट से एनीथिंग मतलब जिसे थप्पड़ लगा था वॉज हर्ट मतलब उसे चोट लगी, बट डिड नॉट से एनीथिंग लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। ही बेंट डाउन और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? ही बेंट डाउन वह नीचे झुका। एंड रोट इन द सैंड और ये राइट की सेकंड फॉर्म है, रोट इन द सैंड। और दोस्तों ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं। ये इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है बैंड, BEND, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है बैंड। उसके अलावा ये थर्ड फॉर्म भी है और इसको यहाँ पर सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही बेंट डाउन एंड रोट इन द सैंड। और सैंड मतलब रेत, मतलब वह नीचे झुका। एंड रोट इन द सैंड और उसने सैंड में मतलब कि उसने रेत पर लिखा। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी। क्या लिखा उसने? टुडे मतलब आज। माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। चलिए आगे देखिए। दे कैप्ट ऑन वॉकिंग अनटिल दे फाउंड एन ओसिस। और दोस्तों जब हम किसी वाक्य में इस तरह से बनाना चाहते हैं कि हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई काम बराबर होता रहा तो वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है।
कैप्ट के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दे कैप्ट ऑन वॉकिंग मतलब वह चलते रहे, अंटिल मतलब जब तक नहीं। दे फाउंड एन ओसिस, ओसिस का मतलब होता है एक छोटी सी झील समुद्र जो अक्सर मरुस्थल में रेगिस्तान में पाई जाती है, उसे ओसिस कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का ये मतलब हुआ कि दे कैप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओसिस, मतलब वह पैदल चलते रहे, वॉक मतलब पैदल चलना, वह पैदल चलते रहे जब तक उन्हें एक झील नहीं मिल गई। वेयर दे डिसाइडेड, जहाँ उन्होंने तय किया। टू टेक बाथ, टू टेक के बाद मतलब कि स्नान करने के बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वेयर दे डिसाइडेड टू टेक ए बाथ, जहाँ उन्होंने तय किया नहाने, जहाँ उन्होंने तय किया कि वो नहाएंगे, टू टेक ए बाथ। द वन हु हैड बीन स्लैब्ड गॉट स्टक इन द मायर, क्या मतलब हुआ, द वन मतलब कि वो वाला, हु हैड बीन स्लैप्ड। और दोस्तों ये जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पर हैड बीन का प्रयोग किया गया है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं, जब किसी भी वाक्य में हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पैसिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कहलाता है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट है और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ, द वन मतलब वो वाला, हु हैड बीन स्लैप्ड मतलब जिसे थप्पड़ लगा था, हु हैड बीन स्लैप्ड जिसे थप्पड़ मारा गया था, गॉट स्टक वो फंस गया, स्टक मतलब फंस जाना, गॉट स्टक फंस गया, इन द मायर मतलब कि दलदल में, एंड स्टार्टेड ड्राउनिंग और वो डूबने लगा, ड्राउन मतलब डूबना, तो एंड स्टार्टेड ड्राउनिंग और वो डूबने लगा। आगे देखिए, बट लेकिन वॉज सेव्ड लेकिन उसे बचा लिया गया, बाय हिज फ्रेंड उसके दोस्त के द्वारा। आगे देखिए, आफ्टर ही रिकवर्ड एंड रीगेन्ड हिमसेल्फ ही रोट ऑन ए स्टोन, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, रिकवर का मतलब होता है किसी चीज़ से उबरना, आफ्टर ही रिकवर्ड मतलब कि उसके उबरने के बाद, एंड रीगेन्ड हिमसेल्फ, रीगेन का मतलब होता है दोबारा से अपने होश में आ जाना, और जब रीगेन्ड हिमसेल्फ और जब वो अपने होश में आया, ही रोट ऑन अ स्टोन उसने लिखा, ऑन ए स्टोन एक पत्थर पर, टुडे आज, माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ मतलब आज मेरे दोस्त ने क्या करा, फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ मेरे जीवन को बचाया। चलिए आगे देखिए, द फ्रेंड हु हैड स्लैप्ड एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड हिम, द फ्रेंड मतलब वो दोस्त, हु हैड स्लैप्ड मतलब जिसने थप्पड़ मारा था, एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड और जिसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाया था, आस्क्ड उसने पूछा, हिम उससे पूछा, आफ्टर आई हर्ट यू यू रोट इन द सैंड एंड नाउ यू राइट ऑन ए स्टोन, वाई। क्या मतलब हुआ, आफ्टर आई हर्ट यू मतलब जब मैंने आपको हर्ट किया, जब मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई, यू रोट इन द सैंड आपने रेत पर लिखा, एंड नाउ और अब, यू राइट ऑन ए स्टोन और अब आप एक पत्थर पर लिखते हो, वाई क्यों। चलिए आगे देखिए, आगे पता लगेगा इसका क्या जवाब दिया उसने। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है किसी बात का जवाब देना। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, और दोस्तों यहाँ जो ये वर्ड है रिप्लाइड, इससे मुझे कुछ याद आया, मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा। अक्सर आपने रिप्लाई के अलावा एक और वर्ड सुना होगा, आंसर। तो कई बार आंसर भी लिखा होता है और रिप्लाई भी, तो आपको कैसे पता लगेगा इन दोनों में क्या फ़र्क है। रिप्लाई का मतलब होता है साधारण उस बात का जवाब देना जो आप पहले से जानते हैं, और अगर ऐसी कोई चीज़ जो आप नहीं जानते हैं और वहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़े, थोड़ा सोचना पड़े, आप उस तरह का जवाब देना चाहते हैं उस सवाल का, तो वहाँ पर आंसर आपको लिखना पड़ेगा आंसर। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये जैसे हमारा वाक्य है, द अदर फ्रेंड रिप्लाइड दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, तो इसमें रिप्लाई का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि जो उससे पूछा जा रहा है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में उसे सोचना नहीं पड़ रहा। तो ऐसा कोई भी जवाब देते हैं जब आपको सोचना ना पड़े, जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, तो वहाँ पर रिप्लाई का यूज़ किया जाता है। लेकिन यदि आपसे कुछ ऐसा पूछा जाए जिसका आपको जवाब सोच के देना पड़े और उसमें आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो तब आपको आंसर का यूज़ करना होता है। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी को। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, जो दूसरा दोस्त था उसने रिप्लाई किया मतलब जवाब दिया। व्हेन समवन हर्ट्स अस वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग जब किया जाता है किसी, शुड का मतलब होता है चाहिए, और इसका यूज़ जब किया जाता है जब आप किसी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि उस वाक्य में किसी तरह की सलाह या फिर सुझाव दिया जा रहा है, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है। व्हेन समवन हर्ट्स अस, जब हमें कोई हर्ट करता है मतलब जब हमें कोई तकलीफ़ पहुँचाता है, वी शुड राइट इट डाउन, हमें इसे लिखना चाहिए इन सैंड। इन सैंड मतलब
रेत में लिखना चाहिए, रेत पर लिखना चाहिए। वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड, मतलब हमें उसे रेत पर लिखना चाहिए। वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस, विंड्स का मतलब होता है हवाएं, और ये विंड का प्लूरल नाउन है, विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, फॉरगिवनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है माफ़ी या फिर क्षमा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। व्हेन समवन हर्ट्स अस वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड, मतलब जब हमें कोई तकलीफ पहुंचाए हमें उसे रेत पर लिखना चाहिए। वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस, जहाँ पर जो माफ़ी की जो हवाएं हैं, कैन इरेज इट अवे, उसे इरेज कर सकें, मतलब उसको मिटा सकें। कैन इरेज इट अवे मतलब उसे मिटा के दूर कर सकें। बट लेकिन when someone does something good, और does का मतलब होता है करना, क्या मतलब हुआ, बट लेकिन when someone does something good, लेकिन जब कोई कुछ अच्छा करे, समथिंग गुड मतलब कुछ अच्छा करे, फॉर अस हमारे लिए, वी मस्ट इनग्रेव इट। इनग्रेव का मतलब होता है किसी चीज़ को उकेरना। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ को जैसे आप पेड़ पर कुछ लिखना चाहते हैं और आप किसी वस्तु से उस पर उकेरते हैं तो उसे इनग्रेव कहा जाता है। जब आप उसमें गड़ा के उस पर लिखते हैं तो उसे इनग्रेव कहा जाता है, जिसका मतलब है उकेरना। तो क्या मतलब वो, वी मस्ट इनग्रेव इट, हमें उसे उकेरना चाहिए। ऑन स्टोन, पत्थर पर। वेयर, जहाँ। नो विंड कैन एवर इरेज इट, कोई भी हवा उसे कभी भी ना मिटा सके। तो दोस्तों इसको मैं एक बार से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर भी आपको समझ आ गया हुआ, फिर भी मैं एक बार इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस जो दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा कि जब आपको कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो आपको उस बात को रेत पर लिखना चाहिए ताकि जो हवाएं हैं माफ़ी की, क्षमा की, वो उसको मिटा सकें। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपके लिए कोई अच्छा करता है, हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, तब आपको अवश्य ही, यहाँ मस्ट का प्रयोग है, आपको अवश्य ही उसको उकेर देना चाहिए, लिख देना चाहिए पत्थर पर, ताकि कोई भी हवा जो है वो उसे कभी भी कैन नेवर इरेज इट, उसे कभी भी ना मिटा सके। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। वाइजली सेड मतलब समझदारी से कहा गया है। रिमेंबर द गुड डीड्स, डीड्स का मतलब होता है कार्य, काम, उन्हें डीड कहा जाता है, डीड। रिमेंबर द गुड डीड्स मतलब कि अच्छे कामों को, अच्छे कर्मों को याद रखो। डन बाय अदर्स फॉर यू, जिन्हें किया गया है, डन बाय अदर्स जिन्हें दूसरों के द्वारा किया गया है, फॉर यू आपके लिए। एंड फॉरगेट द बैड वंस, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, और भूल जाओ द बैड वंस मतलब बुरे वालों को, बुरों को भूल जाओ। तो इस पूरी लाइन का ये मतलब निकला कि रिमेंबर द गुड डीड्स डन बाय अदर्स फॉर यू एंड फॉरगेट द बैड वंस, मतलब कि उन चीज़ों को याद रखें जो आपके लिए दूसरों के द्वारा मतलब अच्छे काम किए गए, उनको याद रखें, और एंड फॉरगेट द बैड वंस, और जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी बातें हैं, उनको भूल जाएं। तो दोस्तों ये एक आज की प्यारी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। उसके अलावा कहानी ने कहीं ना कहीं आपको एक जीवन का एक अच्छा संदेश दिया होगा। जैसा हमने देखा इस कहानी के अंदर, अक्सर हम अपने संबंधों में कई बार क्या करते हैं कि किसी को हर्ट कर देते हैं, और कई बार हम बुरी चीज़ों को भी ढोते रहते हैं, उसकी वजह से हम संबंध बिगाड़ लेते हैं। लेकिन जैसा हमने इस स्टोरी के अंदर देखा कि यदि हमारे साथ कुछ गलत करता भी है तो हमें उसे भूल जाना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, और अगर कोई हमारे साथ कुछ अच्छा करता तो हमेशा ही उसे हमें याद रखना चाहिए। तो दोस्तों ये एक बहुत ही छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे संदेश के साथ, बड़े संदेश के साथ, जो हमें जीवन में कुछ सिखाती है। और यदि कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी, क्योंकि ये जो कहानी है मेरी फेवरेट है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी के माध्यम से मुझे भी कुछ सीखने को मिला है। तो आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उसके अलावा यदि आपने आज कोई भी नया वर्ड सीखा हो, नया स्ट्रक्चर सीखा हो, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।